दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो दोस्तों यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एक चैप्टर और आता है जो आपको पढ़ना है, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के दो पार्ट में हमने बनाए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू वीडियो देखोगे तो आपको दोनों पार्ट मिलेंगे, और यूट्यूब के थ्रू आपको पार्ट 1 हम करा रहे हैं। बेसिकली किस तरीके से रिवेल्ड प्रेफरेंस का क्या मतलब है, क्या रेफरेंस है, वो हम डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों से डिस्कस करने वाला हूं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में, जिसको हिंदी में प्रकट अधिमान सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले रिवेल्ड प्रेफरेंस का क्या मतलब है, वर्ड मीनिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। रिवेल्ड प्रेफरेंस का मतलब है किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना। जैसे मान लीजिए कि अगर ऑर्डर में मैं लगाना चाहूँ तो मान लीजिए पनीर की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, इसके बाद मुझे मान लीजिए मंचूरियन राइस पसंद है, तो इस तरीके से मैं अपने जो भी प्रेफरेंस है उसको ऑर्डर में लगा सकता हूँ। हालांकि ये जो पूरी की पूरी अप्रोच है ये बिहेवियरल अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम अपनी जो भी कॉम्बिनेशन है उसके जो प्रेफरेंस है उसको डिसाइड कर सकते हैं, और हम उस वाले कॉम्बिनेशन को चुनेंगे जो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। तो बच्चों इससे पहले मार्शल की जो थ्योरी थी, जिसे आप यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और हिग्स की जो थ्योरी है जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, सैमुअल्सन के द्वारा उन दोनों को ही क्रिटिसाइज किया गया और उनको अनरियलिस्टिक बताया गया। इसके लिए उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की, जो कि जिसको जो उनके आर्टिकल था। मैं एक बार आपको आर्टिकल का नाम बता देता हूं। आर्टिकल का नाम था कंजम्पशन, एक मिनट, आर्टिकल का नाम था कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। इसमें उन्होंने 1938 में अपनी जो रिवेल्ड प्रेफरेंस है उसके अपने विचार दिए। इसके बाद उन्होंने एक बुक भी डेवलप की थी जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, उसमें भी उन्होंने अपनी बात कही। और उन्होंने जो हिग्स की थ्योरी है जो कि वीक ऑर्डर पर बेस्ड है उसको क्रिटिसाइज करते हुए अपनी एक थ्योरी डेवलप की जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पे बेस्ड है, और ये साइकोलॉजिकल ना होकर बिहेवियरल अप्रोच है, यानी कि ये लोगों के बिहेवियर पे के एनालिसिस पे डिपेंड है। तो आप याद रखिएगा, एक तो ये बिहेवियरिस्टिक ऑर्डिनरी अप्रोच है, यानी कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है, तीसरा ये इकोनॉमेट्रिक्स अप्रोच है। तो तीन बातें आप याद रखिएगा इसके बारे में। पहला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है, दूसरा ये बिहेवियरल अप्रोच है यानी कि व्यवहारात्मक अप्रोच है, और तीसरा ये इकोनोमेट्रिकल अप्रोच है जो कि हिग्स ने यूज नहीं की थी तीनों के तीनों। तो बच्चों इस थ्योरी को मैं आपको समझाऊं इससे पहले आप कुछ अजम्पशन समझ लीजिए जिससे कि आपको थ्योरी समझना आसान हो। सबसे पहला रैशनैलिटी, जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व में भी माना था, यहाँ पे भी हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। इसका मतलब वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सकता है, उसके पास नॉलेज है, गिवन इनकम और प्राइस में वो उस कॉम्बिनेशन को चुनना चाहेगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, ज़्यादा गुड्स हमेशा उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगी। इसके अलावा बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और वीक ऑर्डर में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक ऑर्डर की, और यहाँ पे हम समझ लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। दोनों में क्या फर्क है देखिए, जैसे वीक ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका यही समझना पूरी की पूरी थ्योरी को आगे समझा के चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम ए और बी और सी कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, और अगर हम ए को चुनते हैं तो इसका दो मतलब निकलते हैं। पहला, मान लीजिए चलिए सी हटा देते हैं, अगर हम ए को चुनते हैं इसका मतलब क्या है, नंबर 1 कि ए जो है या तो वो प्रेफरेबल है देन बी के, दूसरा या ए इक्वल है बी के, लेकिन हमने ए को ना चुन के बी को चुन लिया। इसको बोलते हैं वीक ऑर्डर। वीक ऑर्डर का मतलब है कि जब हम किसी कॉम्बिनेशन को चुनते हैं तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहला, या तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, दूसरा वो प्रेफरेबल है बराबर है बी के, लेकिन हमने ए को चुना। वीक ऑर्डर क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या कहता है कि अगर ए बी में से अगर आपने ए को चुना तो ये बात 100% श्योर है कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
इसका मतलब ये हुआ कि ये कहता है कि हाँ जी ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि अगर आपने ए को चुना है तो ये 100% पॉसिबल है कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते। केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए इज प्रेफरेबल देन बी। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा बच्चों। वीक ऑर्डर क्या कहता है? वीक ऑर्डर कहता है कि अगर आप ए को चुनते हो तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए और बी बराबर बराबर है या ए बी से बेटर है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कहता है कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर बेस्ड है। इसका मतलब इट इज एज्यूम्ड चॉइस इन द कॉम्बिनेशन इज मोर प्रेफरेबल देन अदर अवेलेबल कॉम्बिनेशन। यानी कि आप जिस भी चूज को चूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए ए बी सी है, अगर आप ए को चूज कर रहे हो तो आप 100% श्योर हो कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी और सी से, प्रेफरेबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस बिटवीन टू, यानी कि ऐसी संभावना ही नहीं है कि ए और बी बराबर हो जाए। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का कंसेप्ट क्या है। तीसरी इसकी एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बच्चों आप जानते ही हो कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन को चुनते हो इंडिया में ओवर बी, तो आप अगर नेपाल में चले जाओगे, चीन में चले जाओगे, रूस में चले जाओगे या यूएसए में चले जाओगे तो भी आप ए को प्रेफर करोगे देन बी के। इसका मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सिचुएशन बदलने से आपके बिहेवियर में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि कंज्यूमर अगर एक कंडीशन में ए को पसंद कर रहा है तो दूसरी कंडीशन में भी वो ए को ही पसंद करेगा, किसी और कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर सकता। इसके अलावा ट्रांसिटिविटी का है। ट्रांसिटिविटी का क्या मतलब है कि अगर ए इज प्रेफरेबल देन बी एंड बी इज प्रेफरेबल देन सी, सो डेफिनेटली ए इज प्रेफरेबल देन बी। यानी कि कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इसका मतलब अगर आप ए को बी से ज्यादा पसंद करते हो और बी को सी से ज्यादा पसंद करते हो तो डेफिनेटली ए और सी के कंपैरिजन अगर होगा, ए और सी का कंपैरिजन होगा तो आप ए को ही पसंद करोगे, सी को पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक परिस्थिति में बी को छोड़ा था और बी जो है वो सी से प्रेफरेबल है इसलिए। इसके अलावा बच्चों पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, इसके ऊपर तो हम डायग्राम भी बनाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी थ्योरी नॉर्मल गुड्स के केस में लागू होती है, इंफीरियर और गिफ्टिंग गुड्स के केस में लागू नहीं होती, और ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को बताती है। इसका मतलब ये बताती है कि गुड्स की कंडीशन में अगर प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली ऐसी गुड्स की इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। तो ये मैं आपको समझा दूंगा जब डायग्राम आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको ये 5 एजम्पशन मान के चलनी है। नंबर 1 रेशनल कंज्यूमर है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, कंसिस्टेंसी है, ट्रांसिटिविटी है और इनकम पॉजिटिव है। अब बच्चों मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम के थ्रू हम समझा देते, हालांकि ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कार आपको बाय करनी है और आपके पास 5 ऑप्शन है, जिसमें से मान लीजिए एक कार है, ये 5 कार है और आप मान लीजिए हम कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हम ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया और ई ले लिया। ठीक है, 5 कारों का हमने ई ले लिया। अब आप इनमें से ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है जब तक कि आपको प्राइस लाइन नहीं दी हो। यानी कि प्राइस गिवन है तभी आप बता सकते हो, बजट लाइन गिवन है तभी आप बता सकते हो कौन प्रेफरेबल है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मान लीजिए बजट लाइन पे हमें 2 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ए और सी। मान लीजिए हमें ए भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है। गुड्स, वाई गुड्स। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रेफरेबल है। तो इसका मतलब डी जो है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जैसे इस डायग्राम में बनाया हुआ है। अब चलिए एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस पे हम एफ और ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, एफ का चुनाव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हमने एफ का चुनाव किया, मैं इसके ऊपर झंडा भी लगा लेता हूं, इसका मतलब हमने एफ का चुनाव कर लिया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ सिंपल सरल भाषा में कि एफ जो है वो प्रेफरेबल है देन ए से, एफ जो है वो प्रेफरेबल है देन बी से, इसीलिए तो हमने एफ का चुनाव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो एक ही बजट लाइन पे हो, इंडिफरेंस का तो एक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एफ है वो 5 लाख रुपए की कार आती है, ठीक है, ए भी 5 लाख रुपए की कार आती है
और आप कह सकते हो एक तरीके से सी भी 5 लाख रुपए की कार आती है, ये सी हुआ, सी 5 लाख रुपए की कार है। मान लीजिए जो डी है वो 25 लाख की कार है, ये तो आपकी औकात से ही बाहर चली गई। बी जो है, बी मान लीजिए 3 लाख रुपए की कार है, और ई भी 2 लाख रुपए की कार है या 3.5 लाख रुपए की कार है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी मान लीजिए इनकम गिवन है 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख गिवन है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला, दिस वन, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, हालांकि ये डायग्राम में भी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों बनाया हुआ है, आप सिंपल समझ लीजिए कि ये जो सारे की सारी लाइन है ये अनअटेंडेबल है, यानी कि इससे आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये सुपीरियर कहलाएगा, आप इसको अचीव नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये वाला आप अचीव करोगे नहीं क्योंकि ये इन्फीरियर हो गया, घटिया हो गया, खराब हो गया, ठीक है, ये इन्फीरियर हो गया, मतलब ये क्या है, ये जो एंगल है ये इन्फीरियर है और जो ऊपर वाला है वो नॉन अटेंडेबल है या सुपीरियर है। आप किस किस को अचीव कर सकते हो, केवल ए को, केवल आप एफ को, और केवल सी को, ये 3 कॉम्बिनेशन को आप चुन सकते हो। लेकिन आप चुनते किसको, चुनते हो आप एफ को। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने एफ को चुना है तो इसका मतलब है कि आपने कॉम्बिनेशन ए को और कॉम्बिनेशन सी को छोड़ा है, क्योंकि वो रिलेटिवली लेस प्रेफर्ड थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कार अगर 5 लाख रुपए की आ रही है, तो मान लीजिए मैंने टाटा की कार खरीदी, मैंने हुंडई की कार छोड़ दी, मैंने मान लीजिए मारुति की कार छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि मेरी नज़र में हुंडई की जो कार है और जो आप कह सकते हो एक तरीके से मारुति की जो कार है, उसके कंपैरिजन में टाटा की जो 5 लाख रुपए की कार है वो मोर प्रेफरेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आप कॉम्बिनेशन का चुनाव हम करते हैं। देखिए सारी बातें वही लिखी होंगी। इफ कंज्यूमर चूज अ कॉम्बिनेशन देयर इज मे बी 2 रीजंस। अगर कंज्यूमर मान लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से ए को चूज कर रहा है, इस ए को, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो कॉम्बिनेशन इज प्रेफरेबल, कॉम्बिनेशन प्रेफरेबल है, या कॉम्बिनेशन चीपर है, सस्ता है, वरना कंज्यूमर एम को या एन को यूज कर लेता। लेकिन कंज्यूमर ए को यूज किस लिए कर रहा है, क्योंकि या तो अब देखिए प्राइस के बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो आप यही कहोगे कि पता नहीं क्या हुआ। इफ द प्राइस लाइन ऑफ बजट लाइन इज नॉट गिवन वी कैन नॉट से विच कॉम्बिनेशन इज मोर प्रेफरेबल। हमें नहीं पता कि क्यों प्रेफरेबल है जब तक हमें प्राइस लाइन के बारे में ना दिया हो। लेकिन अगर प्राइस लाइन गिवन है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस लाइन हमने खींची, तब हमें पता चला कि जो एम और एन है वो सुपीरियर कॉम्बिनेशन है, उनको हम अचीव करना नहीं चाहेंगे। जी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये इन्फीरियर है, इनको भी हम अचीव करना नहीं चाहेंगे। सी बी ए में से हमने ए को चुना। इसका मतलब ए जो है 100% हम ये कह सकते हैं कि जो ए है इज नॉट इक्वल टू सी, ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी, बट ए जो है इट्स प्रेफरेबल देन सी, ए इज प्रेफरेबल देन बी। सिंपल सरल भाषा में बच्चों इसका ये मतलब है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात मेरी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी।